तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय में देखते हैं हमारा पाठ हिंदी व्याकरण। और इस हिंदी व्याकरण में हम लोग पाठ देखते हैं भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी भाषा को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हमें उस भाषा में ये बोली, लिपि और व्याकरण ये पहला पाठ मिलता है। बेसिकली वास्तव में मैंने ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें, समझ सकें, इस उद्देश्य से बना रहा हूँ। फिर भी व्याकरण में बदलाव होने की संभावना बहुत ही कम होती है, इसलिए किसी भी क्लास के बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पाठ भाषा, लिपि और बोली और व्याकरण। प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा हो जाता, लंबा हो जाता, इसलिए मैंने केवल यहाँ आपके इस चारों पाठों में से, चारों बिंदुओं में से भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण में से केवल भाषा और लिपि को ही लिया है। तो देखते हैं हम भाषा। भाषा क्या है? भाषा पर जब हम विचार करते हैं तो हमारे सामने आता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना या प्रकट करना। अब एक बात ध्यान देने की है, जैसा कि आप जानते भी हैं और पिछली कक्षाओं में आपको बताया पढ़ाया भी गया होगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति ही संस्कृत भाषा से होती है। ओरिजिन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन संस्कृत। तो संस्कृत की भाषा से ही, ये भाष धातु से ही भाषा बना हुआ है। इस भाष धातु का अर्थ होता है कहना, बोलना या प्रकट करना। इन्हीं तीनों अर्थों के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों हम भाषा की परिभाषा को देख सकते हैं, हम भाषा की परिभाषा को बना सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप, परिभाषा हमने आपके लिए सरल सी परिभाषा एक बनाया हुआ है कि भाषा वह साधन या माध्यम है। ज्यादातर किताबों में साधन मिलता है, लेकिन माध्यम भी आप देखेंगे कि वह भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, आदान प्रदान करते हैं। दो शब्द आ रहे हैं, आदान प्रदान, लेना और देना। प्रदान करना माने देना, लेना माने आदान माने लेना। तो ये अर्थ होता है कि हम भाषा के द्वारा, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करते हैं। सोच कर भी डर लगता है। आज हम जब सोचते हैं कि अगर जब भाषा नहीं थी तो लोगों का जीवन कैसा था, आप सोच के देखिए कैसा। लेकिन आज सरलतम रूप भाषा का आपके सामने आप देखते हैं कि भाषा के रूप या भेद की अगर बात करें हम, तो हमारे सामने मुख्य रूप से भाषा के 3 भेद दिखाई देते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। प्यारे बच्चों, आज के समय में ये सांकेतिक भाषा प्रचलन से बाहर है। व्याकरण में हम इसे महत्व नहीं देते हैं, स्थान नहीं देते हैं, लेकिन समझने के लिए हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सांकेतिक भाषा ही समझा दें कि मूक बधिर बच्चे जो होते हैं वो इसी सांकेतिक भाषा में ही पढ़ाई करते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, जैसे यातायात में जो पुलिस होती है, जो हाथों से इशारे करते हैं, वो भी सांकेतिक भाषा का ही एक प्रतीक है। तो इसकी चर्चा बस इतनी ही आपको समझने के लिए आइए आते हैं हम लोग मौखिक भाषा में। भाषा का जो पहला रूप है वो है मौखिक भाषा। प्यारे बच्चों, मौखिक भाषा के लिए देखिए परिभाषा है आपका, हमने बनाया हुआ है, हमने परिभाषा लिखा नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसकी परिभाषा है। समझाने के लिए हमने आपको लिखा हुआ है कि जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये भावों का आदान प्रदान आपको भाषा में भी आया हुआ है और आप यहाँ पर मौखिक भाषा में भी देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब हम बोलकर या सुनकर, ध्यान देने की बात है कि बोलकर और सुनकर, हम अगर किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं या किसी की बात को सुन रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारे
मौखिक भाषा का एक स्वरूप है, तो उसे मौखिक भाषा। फिर से देखेंगे, जब हम बोलकर और सुनकर अपने भावों एवं विचारों को आपका आदान प्रदान करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप करना, बातचीत करना, टेलीफोन पर बात करना, साक्षात्कार आमने सामने बैठकर बात करना, पढ़ने, समझाने, संगीत सुनने एवं कमेंट्री करने आदि के स्वरूप को यहाँ पर मौखिक भाषा के उदाहरण में लिया जाता है। फिर से ध्यान से देखेंगे, लिखित भाषा दूसरा स्वरूप देख रहे हैं इसका। भाषा के दूसरा जो भेद है वो है लिखित भाषा। और लिखित भाषा में ही जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर या पढ़कर करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, लिख कर या पढ़कर। यहाँ पॉइंट क्या मिला था, बोलकर और सुनकर। यहाँ लिख कर या पढ़कर करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र व्यवहार करना, किसी को पत्र देना या किसी का पत्र आए उसे पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, विद्यालय का सूचना पत्र आदि, ये सब उदाहरण हैं किसके, लिखित भाषा के। एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं, एक छोटा सा बिंदु है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बात आई थी, पढ़ने की बात यहाँ भी आई है और यहाँ भी तमाम चीज़ों को पढ़ने में। ये पढ़ने का जो अर्थ है वो सेंस में है, अगर कोई बच्चा कोई पुस्तक पढ़ रहा है तो सुनने वाले की दृष्टि से, आप अगर कक्षा में अगर मैं होता और आप सामने खड़े होकर किताब पढ़ रहे होते तो मेरे लिए वो मौखिक भाषा होती, क्योंकि आप मुझे बोलकर सुना रहे होते। और यहाँ अगर जो लेकिन बच्चा जो पढ़ रहा है वो स्वयं के लिए क्या कर रहा है, वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। ध्यान देंगे इस बात पर। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा आता है लिपि, चिन्ह या प्रतीक। इसका अर्थ होता है, लिपि का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। परिभाषा अगर देखें तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ एक से ज़्यादा अर्थात 3 परिभाषाएं आपके लिए मैंने लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं किताबों में एक ही परिभाषा ज़्यादा मिलती है, लेकिन हमने यहाँ 3 परिभाषाओं का प्रयोग आपको समझाने के लिए किया हुआ है। आशा करता हूँ कि हमारे परिश्रम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप ले सकेंगे। तो देखते हैं लिप। लिप कहते हैं परिभाषा, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को लिप कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, अक्षरों या वर्णों को लिखकर प्रकट करने के जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। एक और सरल सी भाषा, एक परिभाषा हमने आपको देने का काम किया है लिपि के लिए कि व्याकरण के चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मेथड ऑफ राइटिंग ये लिपि है। आगे देखेंगे कि विश्व की प्रमुख लिपियां, भाषाएं और उनकी लिपियां, ये आपके अभ्यास के लिए याद करने के लिए आपको है कि हिंदी, संस्कृत और नेपाली भाषा की जो लिपि है ये तीनों की भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मराठी भाषा की भी लिपि आपको देवनागरी ही मिलती है। आगे देखते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, चीनी भाषा की लिपि चित्रलिपि है, ये वही चित्रलिपि है। ठीक उसी तरह जैसे आपकी सैंधो सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भाषा थी, जो प्रतीक था, जो लिपि थी, वही लिपि यहाँ पर चित्रात्मक लिपि की बात वहाँ होती है। तो चीनी भाषा की लिपि चित्रलिपि है, तमिल भाषा की लिपि तमिल है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है, अरबी तो बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है, अरबी भाषा की लिपि अरबी है और स्पेनिश भाषा की लिपि भी रोमन है। जैसे इन तीनों भाषाओं की लिपि रोमन है, इधर स्पेनिश भाषा की भी लिपि रोमन है। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। कहीं भी अगर आपको समस्या आती है, दिक्कत होती है, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको इस वीडियो को देखने का मन करे या जितनी बार में आपकी ये पूरी बातें मेरी समझ में आए उतनी बार आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा। और यहाँ आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ईमानदारी से मेहनत किया हुआ है, तो आप अपनी अभ्यास कॉपियों में मेरे द्वारा दिए गए ये
ये आप अभ्यास कार्यों को करेंगे। अगर आप इन्हें करने में सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा हुआ है। एक या दो अभ्यास क्वेश्चन या अभ्यास प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो हमने इस नोट्स में ना पढ़ाया हो, उसके लिए आप परेशान न होंगे, प्रयास करेंगे, खोजेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि आपको अभ्यास प्रश्न क्या क्या मिल रहा है, हमारी राजभाषा क्या है। दूसरा प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा अभ्यास प्रश्न है अखबार पढ़ना और पत्राचार करना भाषा का कौन सा रूप है। और देखेंगे भाषा के कितने रूप हैं, नाम बताइए। भाषा का एवं भाषा का अर्थ, यहां लिखेंगे भाषा का अर्थ एवं परिभाषा भेद सहित लिखकर याद करें। ये आपके लिए है अभ्यास कर। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, और बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग बोली और व्याकरण पर विचार करेंगे।